हैं, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। एक ऐसी खबर से बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं जो अभी तक हाल फिलहाल के इतिहास में नहीं सुनी गई थी। दरअसल कोरोना काल में अनलॉक 1 शुरू होने के बाद से ही पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। लगातार 18वें दिन भी तेल कंपनियों ने डीजल के दाम बढ़ा दिए। हालांकि 17 दिन बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल के दाम आज नहीं बढ़े, लेकिन डीजल के दाम बढ़ने का असर ये हुआ कि दिल्ली में पहली बार डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया। पेट्रोल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन डीजल के दाम में 48 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब डीजल के दाम 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि पेट्रोल के दाम 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर है। पिछले 18 दिन में डीजल के दाम 10 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर तक बढ़े। मुंबई में भी पेट्रोल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। वहां भी पेट्रोल के दाम 86 रुपए 49 पैसे है, जबकि डीजल के दाम 45 पैसे बढ़े हैं, जिसके बाद कीमत 78 रुपए 16 पैसे हो गई है। पहले भैया फुल कराते थे, कम से कम 1000 रुपए का डलाते थे, अब 100-200 का डला रहे हैं। क्या किया जाए? डीजल बढ़ रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। सारी तो चीज़ इससे महंगाई है। इसी से जो सामान जाएगा, भाड़ा जाएगा, या डीजल पेट्रोल जितना भी सामान गाड़िए से जाएगा, तो जो भाड़ा बढ़ेगा तो सामान भी बढ़ेगा। डीजल का दाम बढ़ रहा है, सरकार किसान आदमी को कोई फायदा नहीं है। अरे हम तो चाह रहे हैं कि सस्ता हो, लेकिन ये सस्ता होने की गुंजाइश नहीं। दिन प्रतिदिन कहीं 2 रुपये कहीं 4 रुपये ऐसे करके बढ़ रहा है। इतना नहीं बढ़ना चाहिए, आम पब्लिक के लिए दिक्कत हो जाएगी। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। धान लगाना है, सींचना है, तमाम काम है किसानों के, जिसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको बहुत कष्ट इस समय हो रहा है। पिछले 17 दिनों से डीजल और पेट्रोल के दाम में लगातार वृद्धि हो रही थी, लेकिन 18वें दिन थोड़ा सा बदलाव है, क्योंकि आज पेट्रोल के दाम में किसी प्रकार की कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है, लेकिन डीजल के दाम में बढ़ोतरी लगातार जारी है। मैं दादर के पेट्रोल पंप पर हूं और आज का जो दाम है वो आपको मैं दिखा देता हूं। आज का पेट्रोल का जो दाम है वो है 86 रुपए 49 पैसे, यानी कल भी यही दाम था और आज भी यही दाम है। किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं है। दूसरी चीज जो है, जो डीजल का दाम है वो आज 78 रुपए 16 पैसे है। कल ये दाम 77 रुपए 71 पैसे था, यानी 45 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो डीजल में करीब 2 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है, और जिस गति से डीजल के दामों में वृद्धि जारी है, आने वाले दिनों में पेट्रोल से ज्यादा डीजल के दाम होने की पूरी उम्मीद नजर आने लगी है। और इधर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। चीन के साथ सीमा विवाद पर लगातार सरकार को घेर रहे राहुल गांधी ने आज कोरोना और तेल के बढ़ते दामों के बहाने सरकार पर निशाना साधा। मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं, ये उन्होंने ट्वीट किया और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। तेल की कीमतों पर राहुल का मोदी सरकार पर वार। बीते दिनों चाहे कोरोना वायरस से लड़ाई के दौरान की बातें हों या फिर चीन के साथ सीमा विवाद, लगातार राहुल गांधी सरकार को घेरते हुए, और राहुल गांधी का वो ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने एक ग्राफ साझा किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी है, मोदी सरकार पर वार कर दिया है। यानी एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से अब सरकार के काबू से बाहर हो गए हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें। लगातार महंगे होते पेट्रोल और डीजल के दाम पर सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों में तेल के दामों में हो रही बढ़ोतरी को गलत ठहराने की कोशिश हुई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर वार पलटवार हुआ है। बीजेपी जहां तेल के दाम बढ़ने के फैसले को जायज ठहरा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बढ़े दाम को आर्थिक आतंकवाद बता दिया है। सरकार के पास लॉकडाउन के समय कोई रेवेन्यू नहीं था, और अगर रेवेन्यू नहीं है तो सरकार जो इतने सारे स्कीम जो गरीबों के लिए अनाउंस किया है, उसकी भी जिम्मेदारी तो सरकार की है, उसको फंड करना है। मध्यम वर्ग के लिए जो स्कीम है, जैसे लिक्विडिटी सपोर्ट, अगर 18 दिन लगातार तेल की कीमतें बढ़ाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आर्थिक आतंकवाद का जीता जागता सबूत है।
भाजपा ने अपने ही देशवासियों के खिलाफ आर्थिक जंग छेड़ दी है। सत्य तो ये है कि आज 70 साल में पहली बार पेट्रोल डीजल हो जाएगा 80 पार। डीजल ने छोड़ दिया है पेट्रोल को पीछे दामों में। ये कर भाजपा ने निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और कृषि क्षेत्र पे हिरोशिमा का बम फेंक दिया है, जो आज आम आदमी के बजट को और कृषि क्षेत्र को निस्तो नाबूद कर देगा। और इधर तेल की बढ़ी कीमतों के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल की सांकेतिक शव यात्रा निकालकर विरोध जताया। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर अनदेखी हुई। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद मोदी सरकार ने तेल के दाम बढ़ाकर जनता पर बोझ डाल दिया है। तो ये युवा कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जो विरोध करते हुए और इन्होंने तरीका अपनाया है कांग्रेस पार्टी की यूथ कांग्रेस ने, जिसमें मोटरसाइकिल की सांकेतिक शव यात्रा निकालकर विरोध व्यक्त किया गया है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी जमकर उल्लंघन हुआ है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद मोदी सरकार ने तेल के दाम बढ़ाकर जनता पर बोझ डाल दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं DPYC के दफ्तर के बाहर। दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस, ये आप देख रहे हैं, प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ। ये बाइक, इन्होंने एक बाइक की अर्थी यहाँ पर बनाई हुई है और ये शव यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि बाइक को बाकायदा जो अर्थी है उसमें लिटाया गया है। आगे उसी तरीके से लोग जिस तरीके से शव यात्रा में चलते हैं आगे चल रहे हैं और इनका कहना है कि कीमतें जो है वो आसमान छू रही हैं। यहाँ पर बात करने की भी अगर हम लोगों से कोशिश करें, जो थोड़ा आगे यहाँ पर है, देखिए अर्थी को नीचे रख दिया गया है और तमाम लोग यहाँ पर इसके साथ में प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस है वो अब मिडिल क्लास परिवारों की पहुंच से आगे हो गए हैं और तमाम लोगों को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अर्थी पर ये छाती पीट कर रोकर सांकेतिक प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं कि इन दामों के चलते जो मिडिल क्लास परिवार हैं उनकी कमर टूट गई है। वीडियो जर्नलिस्ट दास के साथ प्रियंका कानपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज पहली बार डीजल के दाम पेट्रोल से भी ज्यादा हो गए हैं। कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू किया है। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर साइकिल रैली निकाली है। उनकी ये रैली मुख्यमंत्री निवास तक निकाली गई। इस दौरान उनके साथ रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस रैली में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया और लोगों की काफी भीड़ वहां साथ खड़ी दिखी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ पर साइकिल की रैली निकाल रहे हैं। पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं उनके खिलाफ ये दिग्विजय सिंह का प्रदर्शन है और यहाँ पर रोशनपुरा से दिग्विजय सिंह शुरू हुए और यहाँ से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर तक ये साइकिल से दिग्विजय सिंह जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बीते 15 दिन में जो लगातार इजाफा हुआ है, दिग्विजय सिंह का ये विरोध उसी के लिए है। अहम बात यह है कि कुछ दिन पहले ही दिग्विजय सिंह दूसरी मर्तबा कांग्रेस की टिकट से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं और दिग्विजय सिंह की तरफ से कांग्रेस का जो देश में तमाम जगह प्रदर्शन हो रहा है उसी प्रदर्शन का ये हिस्सा है। यहाँ पर दिग्विजय सिंह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाल रहे हैं, साइकिल रैली। डीजल के भाव बढ़ाने से परिवहन खर्च बढ़ेगा, यानी कि हर चीज महंगाई होगी और वही संकट काल में, कोरोना के संकट काल में महंगाई बढ़ेगी और किसान पर भी ये खर्च बढ़ेगा। लेकिन पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ाकर उन्होंने अपने शहरी मध्यम वर्गीय परिवार और बड़े लोगों का तो फायदा पहुंचाया, लेकिन गरीब को नुकसान पहुंचाया।
और तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ वाराणसी में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी से गाड़ी को खिंचवाकर अपना विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर दाम बढ़ाकर लोगों पर ज्यादा बोझ डालने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की मांग की है। तो वाराणसी की तस्वीरें जहां बैलगाड़ी के जरिए गाड़ी को खींचा जा रहा है और ये सांकेतिक प्रदर्शन इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी कर रही है। सीधे तौर पर उसका कहना है कि ऐसा होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से आम आदमी की जेब पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा और ख़ास तौर पर किसान वर्ग पर इसका असर बहुत पड़ेगा। और ऐसे में इन दामों को घटाने की मांग करने के लिए मांग को उठाते हुए कांग्रेस पार्टी देश भर में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में आज की तारीख में 18 से 20 रुपए डीजल और पेट्रोल का दाम है और मोदी सरकार इसे 80 तक पहुंचा दी है। पहली बार 70 सालों में डीजल और पेट्रोल का दाम बराबर हो गया है। हम इसका विरोध करते हैं। इससे महंगाई बढ़ेगी। सरकार अपने खजाने में पैसा इकट्ठा कर रही है, लेकिन जनता त्रस्त है कोरोना के इस पीरियड में और मजबूरन इस पे आज प्रदर्शन करना पड़ा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात के साणंद में सैनिटरी नैपकिन बनाने की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि सुबह करीब 8 बजे फैक्ट्री में आग भड़की और देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि इसकी चपेट में कई जगह जो तस्वीरें हैं वो कैद हुई। आग लगने की जानकारी मिलने पर अहमदाबाद से दमकल की 20 से ज़्यादा गाड़ियां वहां पहुंची। बताया जा रहा है कि आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि कंपनी ने जानकारी दी कि इस हादसे में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है, क्योंकि जिस वक्त यहां आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या कम थी और वो भी समय रहते बाहर निकाल लिए गए थे। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में ये आग लगी। देखिए गाड़ी जैसे जैसे खाली हो रही है अंदर, वो सारी की सारी गाड़ियां वहां पर बाहर आ रही है, लेकिन पानी अब खत्म होता है तो पानी भरने के लिए उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ता है या वो साणंद तक जाना पड़ता है और उसके बाद यहाँ आते तो वो जो वक्त है वो ज़्यादा लगता है। लेकिन आग जिस तरीके से लगी है कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा, ये बिल्कुल साफ है। कंट्रोल नहीं हो पा रही है आग और पूरा का पूरा जो शेड है वो ध्वस्त हो गया है पूरी तरीके से। और पूरा ये बहुत बड़ा इलाका है ये पूरी कंपनी का और ये पूरा का पूरा कंपनी का शेड है वो ध्वस्त हो चुका है। पूरा मटेरियल अंदर जो सारा सामान था वो पूरी तरह आग में खाक हो चुका है। कुछ भी अब हाथ नहीं लगेगा। आगे का हिस्सा है वो भी अब उसकी आग की चपेट में आता दिख रहा है, तो वो भी थोड़ी देर बाद उसको भी बुझाने की कोशिश फिलहाल अभी कर ही रही है दमकल कर्मी। या आगे आप देखिए एक गाड़ी आगे लगी है वो अब आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। अंदर से ऊपर चढ़ाई है और चढ़ाई से अंदर जाया जाता है जो पूरा जो हिस्सा है वहाँ पर, लेकिन वो भी अब चपेट में आ गया है तो आग काबू में पाना फिलहाल नहीं दिख रहा। एक शॉर्ट सर्किट हुई थी। आग में जो बच्चे लोगों का जो डायपर बनाते थे सैनिटाइज इसमें यूज कर रहा था, इसके आधार पर जो कॉटन की थी इसलिए इसने आग ने झड़प कर ली और इसके साथ जब विंड डायरेक्शन जब हुआ तो पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। अभी तो अभी क्या कितने फायर टैंकर्स को बुलाया? अभी 18 फायर टैंकर है। अहमदाबाद AMC से टोटल 18 है। आसपास के कंपनी के सभी टाटा नैनो या फोर्ड सभी कंपनियों से फायर बुला लिया है। आग अभी फैक्ट्री में पूरी फैक्ट्री लॉस हो गई है, लेकिन कोई जाना नहीं इसमें नहीं है। और आइए अब भारत में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ कोरोना के कुल मामलों की गिनती 4,56,183 के पार हो चुकी है। वहीं इसमें 2,58,685 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 14,476 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना से 1,83,022 लोग प्रभावित हुए हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 1,39,000 के पार है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली नंबर 2 पर है, जहां पर कोरोना के मामले 66,602 हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां कोरोना मरीज 64,603 है। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 28,000 को पार कर गया है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 15,000 से ज्यादा है। और वहीं लगातार ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन इन राज्यों में ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा
92,40,398 पहुंच चुका है, जिनमें 46,14,071 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 4,76,945 लोगों की मौत हुई है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 41,49,382 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ जगह हालात बहुत खराब हैं। उन देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 23,46,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 11,45,000 के पार पहुंच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 5,98,000 के पार है। भारत चौथे नंबर पर है, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 4,56,000 के पार हो गया है। वहीं ब्रिटेन पांचवें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख से भी ज्यादा है। और इस वक्त एक और अहम खबर, चीन विवाद पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर चीन के मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है और चीन पर कांग्रेस के रुख में नरमी पर भी सवाल उठाए। यही नहीं, उन्होंने 2012 में लोकसभा में पूछे गए सवालों का हवाला देते हुए कांग्रेस के शासन में भारत की 72,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर चीन और पाकिस्तान का कब्जा होने का आरोप लगाया। इन्हीं माँ बेटे ने भ्रम की राजनीति, भ्रमजान फैलाया है। माँ बेटे ये जवाब दे कि आपके परिवार ने, क्योंकि जितने भी मुख्यतः ये ट्रीटी साइन हुई है, आपके परिवार या आपके परिवार के नीचे जिन लोगों ने काम किया है उनके द्वारा किया गया है, नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। आप बताइए, ये 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, आप जानते हैं 78,000 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? हिंदुस्तान के 2 राज्य मिला देंगे तो उनके बराबर ये जमीन होती है। दो हरियाणा मिला देंगे तो उस प्रकार का एक जमीन होता है। उतना आपने हिंदुस्तान को छोड़ दिया आपने। क्यों दिया 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपने? आज भी वो भ्रम की स्थिति को पैदा कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। कल CWC की मीटिंग हुई, शाम तक राहुल गांधी जी ने भी फिर सरेंडर का राग अलापा था, ये आपने देखा था। इनका बिल्कुल सही नाम नड्डा जी ने दिया है, द रिजेक्टेड एंड द इजेक्टेड डायनास्टी। ये एक ऐसी डायनास्टी है जो रिजेक्टेड हो चुकी है। देखिए, हिंदुस्तान आज एक लोकतंत्र है, परिवारशाही नहीं है। इस परिवार और इस परिवार के राज को, इस डायनास्टिक रूल को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। एंड दे हैव बीन इजेक्टेड। एक तरह से राजनीतिक पटल से इनको इजेक्ट कर दिया गया है, बाहर उनको फेंक दिया गया है। चीन मसले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा है, एक एक खानदान की वजह से हजारों किलोमीटर जमीन गई। यही नहीं, नड्डा ने कहा कि सियाचिन भी इसी खानदान की वजह से जाने वाला था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा है कि एक राजवंश और उसके वफादार एक ही परिवार को विपक्ष की तरह मान रहे हैं। एक राजवंश झूठ बोलता है और उसके वफादार उसे फैलाने में जुट जाते हैं, जैसे इस वक्त ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और एक और ट्वीट में जेपी नड्डा ने लिखा, एक खानदान की वजह से हजारों किलोमीटर जमीन चली गई। सियाचिन ग्लेशियर भी लगभग जाने ही वाला था और न जाने क्या क्या। इसी वजह से राष्ट्र ने इन्हें खारिज कर दिया। श्री तापीर गाव जी आगे कहते हैं कि चीन की सेना ने वहां पे दरिया के ऊपर पुल बांधे हैं, सड़कें बनाई हैं, हेलीपैड बनाया है और ये सारी गतिविधियां आसा पिला और माझा जो इलाका है अपर सुबनसिरी जिले का, उसमें हुई। वो आगे कहते हैं कि PLA ने, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने, मैकमोहन लाइन के 10-12 किलोमीटर अंदर, और ये गंभीर बात है, एक भारतीय सेना का बेस है, माझा करके जगह है, उस बेस के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। वो कहते हैं कि भारतीय सेना पीछे हटकर उन्होंने डीपर इनटू इंडियन टेरिटरी एक नया बेस स्थापित किया है जिसका नाम नया माझा है।
और इस बीच खबर यह है कि गुजरात के सूरत में एक बैंक के कर्मचारी की पिटाई के मामले में वित्त मंत्री के दखल के बाद आरोपी पुलिस वाले को निलंबित किया गया है। इस मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें बैंक के अंदर एक आदमी एक महिला कर्मचारी से मारपीट करता दिखाई दिया। इस दौरान वहां दूसरे कर्मचारी भी मौजूद थे। जैसे ही उस आदमी ने महिला की पिटाई की, वहां दहशत का माहौल बन गया, जिसके बाद वो आदमी लोगों से बहस करता भी दिखा। पिटाई करने वाले आदमी की गुंडागर्दी की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। महिला की पिटाई करने वाला एक पुलिस कांस्टेबल बताया गया। महिला ने देर रात पुलिस से इस घटना की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन वित्त मंत्री के दखल से पहले आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। बुक एंट्री के लिए आता है और उसका कहना ये है कि 3 दिन से हमारी बैंक की पासबुक में एंट्री नहीं की जा रही है। तो बैंक के कर्मियों ने उन्हें कोई भी टेक्निकल फॉल्ट के लिए मना किया, तो उससे असिस्टेंट मैनेजर के साथ वो रजुआत कर रहा था और वो उग्र रजुआत हो रही थी। इस मामले में दोनों की चड़बड़ हो गई और आरोपी के विरुद्ध में कायदेसर कार्रवाई हो चुकी है। सीपी सर ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया है। और खबर ये आ रही है कि कीमतों में लगातार उछाल की वजह से सोना 50,000 ही होने वाला है। मुंबई में 1 तोला सोने का भाव 49,900 रुपए हो गया, जो कि सोने के भाव का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। कोरोना की वजह से दुनिया भर में मंदी का संकट है, जिस वजह से सोना निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। तो सोने का भाव 50,000 के करीब पहुंच गया है। बिल्कुल, आज सोना जो है ऑल टाइम हाई, डॉलर में देखे तो करीबन 1750 इंटरनेशनल मार्केट में, रुपए भी देखे तो आज करीबन 75 पैसा है, मतलब कमजोर है। और इस तरह से कई कारण बने हैं जिसकी वजह से सोना आज ऑल टाइम हाई चला गया है। अब तक के रिकॉर्ड ब्रेक सोने में आज 49,350 का भाव सोने का जो खुला है, एक बहुत बड़ी बात है। और इसके कई कारण बने हैं इंटरनेशनली। जो अगर कारण देखा जाए कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का जो महामारी है वो एक जबरदस्त स्केल पे आ चुकी है। उसका एक मुख्यतः ये कारण बना है। यूपी के नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसे में एक की मौत हुई है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। हादसे में तेज रफ्तार कार एक्सप्रेसवे के किनारे बने लोहे की रॉड को तोड़ते हुए नीचे कच्चे मैदान में जा गिरी। कार की रफ्तार इतनी थी कि लोहे की रॉड कार के अंदर घुस गई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया, जबकि कार के दरवाजे भी टूटकर अलग हो गए। कार में सवार लोग पलवल से हरिद्वार जा रहे थे। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन गाड़ी की हालत देखकर अंदाज लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भयानक था। नेपाल से सहमति के बाद बिहार के बगहा में बांध की मरम्मत का काम शुरू हो गया। कल दोनों देशों के अफसरों की बैठक में काम करने के लिए सहमति बनी थी, जिसके बाद 45 मजदूरों के साथ नेपाल पहुंची टीम ने मरम्मत का काम शुरू किया। भारत नेपाल सीमा पर पड़ने वाले इस इलाके में बांध के काम पर नेपाल ने पहले ऐतराज जताया था, लेकिन बांध की मरम्मत नहीं होने की वजह से बिहार के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ था। नेपाल से तकरार खत्म होने के बाद जल संसाधन विभाग ने कटाव निरोधी कार्य शुरू कर दिया है। हम अभी खड़े हैं वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर, जो दोनों देश की सीमा को बांटता है। इसमें गंडक बैराज का जो 36 गेट आप देख रहे हैं, इसमें 18 इंडिया में है और 18 नेपाल में है। ठीक इसी तरह आप दो सामने बांध देख रहे हैं। सामने का बांध नेपाल का इलाका है, दायां बांध है, और जो बाएं साइड का बांध है ये इंडिया में है और इसको एप्लेक्स दायां बांध है। तो जो सामने का इलाका है उसी में काम होना है। और मजदूरों का जत्था आज नेपाल गया है अभियंताओं की टीम के साथ, और वहाँ काम शुरू हो गया है। और इधर खबर यह है कि भारत चीन सीमा विवाद पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान को लद्दाख में चीन की सेना की साजिश का पहले से पता चल चुका था। खबर है कि गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प से पहले ही पाकिस्तान ने पुंछ और कुपवाड़ा के सामने अपनी 15 अतिरिक्त बटालियन तैनात कर दी थी। पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाबू है और उसकी साजिश पूरी तरह से विफल हो चुकी है। पाकिस्तान और चीन दोनों ने मिलकर एक साजिश रची थी, क्योंकि जिस समय भारत और चीन के बीच फेसाब लद्दाख में हो रहा था, उसी समय पाकिस्तान ने LOC के ऊपर अपनी कई बटालियंस को फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात करके सीज फायर को तेज कर दिया था। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान और चीन
दोनों की मिलीभगत थी और पाकिस्तान को पूरा पता था कि लद्दाख में चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों पर हमला करने वाले हैं। और उसी बीच पाकिस्तान ने अपनी जो मूवमेंट तेज की थी LOC के ऊपर, उसके चलते सीज फायर को तेज किया। हालांकि उसको उल्टा खमियाजा भुगतना पड़ा। भारत की जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई सैनिक उनके घायल हुए और कई पोस्टों को भी तबाह किया गया। पाकिस्तान लगातार मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। यही कारण है कि चीन के साथ जो भारत का फेस ऑफ था, उसके चलते पाकिस्तान ने अपनी यहाँ पर कारकर्दगी करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से विफल हो चुका है। कनाडा में भारतीयों ने चीन के वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया है। गलवान में चीन की हरकत से गुस्साए भारतीयों का चीन के खिलाफ गुस्सा फूटा। भारतीय चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर जमा हो गए और चीन पर धोखा देने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने LAC पर शांति बनाए रखने की मांग की। इस दौरान लोगों ने वंदे मातरम के नारे भी लगाए। चाइना इस समय विश्व का सबसे बड़ा भू माफिया बन गया है। इतनी जमीन होने के बाद भी स्काई चीन का कब्जा किया है और हमारे भारत के फौजियों को धोखे से उन्होंने मारा है। लेकिन भारत की फौज ने भी अच्छा जवाब दिया है, जो चाइनीज मीडिया शायद आज रिपोर्ट नहीं कर रहा है। आज हम दिखाना चाहते हैं चाइना के खिलाफ अब ये संघर्ष सड़कों पर आ गया है, जनता भड़की हुई है और चाइना के बहिष्कार करने की अपील की जा रही है। रूस की राजधानी मॉस्को में आज विक्ट्री डे का जश्न मनाया गया। कोरोना संकट की वजह से वहां पर हर साल 9 मई को मनाए जाने वाले विक्ट्री डे को इस बार आज मनाया गया। इसके लिए मॉस्को में परेड का आयोजन किया गया, जिसमें सेना की कई टुकड़ियां शामिल हुई। सेना के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर भी परेड में शामिल हुए। इसके अलावा कई मिसाइलों और दूसरे हथियारों का प्रदर्शन किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परेड की सलामी ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशेष मेहमान के तौर पर परेड में शामिल हुए। जर्मनी की जीत पर रूस में हर साल विक्ट्री डे मनाया, जिसमें इस बार 75 साल पूरे हुए हैं और इस परेड में भारत समेत 12 देशों की फौजी टुकड़ियां शामिल हुई हैं। जानकारी यह है कि भारत ने तीनों सेनाओं के 75 जवानों की एक टुकड़ी इस परेड के लिए खास तौर पर मॉस्को भेजी और परेड देखने के लिए मॉस्को के रेड स्क्वायर पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। परेड देखने पहुंचे लोगों में ज़्यादातर कोरोना वायरस के खतरे से बेपरवाह नजर आए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी नजर नहीं आई। खासियत इस बार भारत के लिहाज से विक्ट्री डे परेड की यह है कि इसमें भारत के 75 जवानों ने हिस्सा लिया है। ये पहली बार है जब भारत की तीनों सेनाएं इसमें भाग ले रही हैं और विक्ट्री डे परेड की अद्भुत तस्वीरें, जिसमें एक तरफ रूस की इस विक्ट्री डे की अलग अलग तस्वीरें सामने आई, वहीं एक बड़ी तस्वीर भारत की जिसमें भारत के 75 जवानों ने, जिसमें तीनों सेनाओं के जवान शामिल थे, उन्होंने मार्च पास किया। दरअसल विक्ट्री डे परेड हर साल 9 मई को मनाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये स्थगित कर दिया गया था। 1945 में जर्मनी के खिलाफ जो रूस की जीत थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसको लेकर ये बड़ा जश्न जिसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जाती है, उसे आज जश्न के रूप में मनाया जा रहा है। रूस की सैन्य परेड मॉस्को में रेड स्क्वायर में मनाई जाती है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों, मिसाइलों, हथियारों, हेलीकॉप्टर्स का प्रदर्शन किया जाता है। तो भारत अपनी तीनों सेनाओं से जुड़े हुए जवानों को यहाँ पहुंचाकर भारत की मौजूदगी भी इस विक्ट्री डे परेड में दर्ज कर चुका है। जर्मनी पर जीत की 75वीं सालगिरह का ये अद्भुत जश्न, जो पहले स्थगित हो गया था कोरोना वायरस की वजह से। दरअसल रूस कोरोना वायरस के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जहां सबसे ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन फिर भी रूस ने वो जज्बा दिखाया कि इस
बड़े जश्न की तैयारी के साथ इतने बड़े संकट के दौरान ये आयोजन किया गया। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और ये भी जानकारी है कि कई महत्वपूर्ण बातचीत इस दौरे पर रूस से हो सकती है रक्षा मंत्री की, जिसमें S-400 मिसाइल के इसी साल भारत आने की बात सबसे प्रमुख है। साथ ही दूसरी तस्वीर परेड में भारतीय सेना की मौजूदगी, जिसमें 75 जवानों ने शिरकत की। और बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल से कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन का पुराना सिस्टम बहाल करने की गुजारिश की है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इस सिस्टम के तहत कोरोना मरीजों को जांच के लिए क्वारंटीन सेंटर ले जाया जाएगा, जिससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि एलजी के फैसले की वजह से मेडिकल टीम पर दबाव बढ़ गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो आपको हम दिल्ली के लिहाज से बता रहे हैं। खबर ये है कि दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल से कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन का पुराना सिस्टम बहाल करने की गुजारिश की है। आज हर एक आदमी को, चाहे उसको 100 बुखार हो, चाहे 103 बुखार हो, चाहे उसको 99 बुखार हो, हर आदमी को पहले जाके क्वारंटीन सेंटर में चेकअप कराना पड़ता है। उसकी वजह से पूरा का पूरा जो एम्बुलेंस सिस्टम है, जो प्रशासन का मेडिकल का सिस्टम है, वो भी दबाव में है। आज बसों में भर भर के लोगों को ले जाना पड़ रहा है। टेस्ट कराओ, आज मास लेवल पे टेस्टिंग हो रही है, टेस्ट कराओ। अब प्रशासन फिर बस अरेंज करता है कि बस में बिठा के बहुत सारे लोगों को फिर क्वारंटीन सेंटर लेके जाओ। इसकी वजह से दिल्ली में सारी अफरा तफरी मच गई है। मैंने कल एलजी साहब को रिक्वेस्ट किया था कि सर ये मॉडल ठीक नहीं है, इस मॉडल को छोड़ के एसडीएमए की तुरंत बैठक बुला के इसको चेंज करिए। लेकिन 2 दिन हो गए, पहले भी उनको मना किया था, लेकिन एलजी साहब ने इसका कोई